मॉर्निंग एवरीवन। आज दिनांक 29/7/2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए तथा आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उन पर ज्वाइन हो जाइए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 110 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आज का हम टारगेट रखते हैं 120 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। सही सुमेलित कीजिए। आपको कुछ चोटियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके जिलों के नाम हैं, तो मुझे बताओ यह चोटियाँ कहाँ पर पाई जाती है। तथा उदयनाथ की चोटी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी वाले लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तथा अचलगढ़ से संबंधित आपको मैंने कल की वीडियो में इसकी ऊंचाई पूछी थी। निम्न में से 2-3 की कमेंट आई है मुझे, लेकिन बाकी ये क्या कर रहे हो, कमेंट करो इसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले खो, राजस्थान पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका प्रश्न है। खो यह जयपुर में है। उसके बाद अचलगढ़ यह सिरोही में है तथा उदयनाथ की पहाड़ी यह अलवर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो मेरे साथ साथ। और बाबाई यह झुंझुनू में स्थित है। ये सारी पहाड़ियाँ आप लोगों को याद रखनी है तथा अन्य और भी पहाड़ियाँ हैं जैसे गुरु शिखर हो गई, शेर हो गई, दिलवाड़ा हो गई, ये तो सारी सिरोही में है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुंभलगढ़ और आपको कंफ्यूज किया जाता है पहला ही ऑप्शन देकर उदयपुर, तो यह राजसमंद में स्थित है। ये चीज़ें आप याद रख लो। इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तब आप इसे अपने मित्र में शेयर करिए तथा एक लाइक ज़रूर कर देना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन चुनिए। यहाँ पर एक से अधिक भी गलत हो सकते हैं तथा सारे ही गलत हो सकते हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शन को पढ़िए। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही, प्राचीनतम ही है भाई। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। मैंने अरावली की वीडियो डाल रखी है। अगर आप लोगों को अरावली से संबंधित कुछ भी जानकारी नहीं पता है तो एक बार मेरी अरावली वाली वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप पहले अपना टॉपिक क्लियर करिए, फिर इन प्रश्नों को अटेंड करिए ताकि ये प्रश्न आपको समझ में भी आएंगे और किस प्रकार से गलत बनाए जाते हैं और किस प्रकार से सही प्रश्न बनाए जाते हैं, इनका फर्क आप लोगों को समझेगा। तो अरावली की कुल लंबाई यह 692 किलोमीटर की है, तो ये कथन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, तो बिल्कुल इसका 79.48% भाग यह राजस्थान में है। तो लगभग हम ऐसा मानते हैं 80% भाग इसका राजस्थान में है। और यह कितने किलोमीटर तक राजस्थान में है, किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। तथा अंतिम ऑप्शन देख लो, इसकी सबसे निचली चोटी गुरु शिखर है। तो ये कथन सही है या गलत है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दूसरा और चौथा यह 2 कथन गलत हैं, पहला तथा तीसरा यह 2 कथन सत्य हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग थोड़ा सा पढ़ा करिए, क्योंकि अगर कोई चौथा ऑप्शन नहीं देखता और सिर्फ दूसरा ही गलत लगा देता तो अपना 1 मार्क गंवा सकता था यहाँ पर। इसी प्रकार बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में अरावली की लंबाई लगभग कितनी है। लो आ गया वही प्रश्न। अरावली की लंबाई टोटल तो हमने अभी डिस्कस की 692 किलोमीटर, मतलब ये ऑप्शन तो कट जाएगा। अब बचे 3 ऑप्शन, बहुत ही करीब करीब ऑप्शन है सारे के सारे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को अरावली से संबंधित कोई जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी राजस्थान का भूगोल, वहाँ पर 34 वीडियो मैंने बना दिए हैं। सभी वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, जहाँ से आपके टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिर आप इन प्रश्नों को अटेंड किया करें ताकि आपको प्रश्न का पैटर्न तथा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। तो अरावली की कुल लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर तक है। तथा अरावली से संबंधित मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो अरावली यह राजस्थान के 13 जिलों में है। सारे के सारे जिले मैंने उन वीडियो में समझा रखे हैं, एक बार आप देख सकते हो। और मैंने एक चार्ट बना के दिया था आप लोगों को, जिसमें मरुस्थल, अरावली, पूर्वी और दक्षिणी पठार, ये सभी का सभी एक ही चार्ट पर अच्छे से समझा दिया था। आप लोगों को वो चार्ट याद है? आप लोगों ने अगर उस चार्ट को कहीं लिख रखा है तो एक बार उसे ज़रूर पढ़िए। तथा छोटी सी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 61% किसका है, मरुस्थल का है। तथा अरावली 9% भाग में फैली हुई है और पूर्वी का मैदान यह 23% भाग में है और पश्चिम का पठारी भाग यह 7% भाग में फैला हुआ है। इस प्रकार से आप इनके क्षेत्रफल याद रख सकते हो। तथा जनसंख्या अगर आप लोगों से पूछे तो राजस्थान की 40% जनसंख्या मरुस्थल में रहती है, 10% जनसंख्या अरावली में निवास करती है और 39% जनसंख्या हमारे पूर्वी वाले भाग में निवास करती है। इसके बाद में जो बच रही है 11% यह हमारे पठारी भाग में निवास करती है। इसके बाद और एक चीज़ जोड़ सकते हो, जिले। तो मरुस्थल का प्रदेश हमारे 12 जिलों में फैला हुआ है, अरावली हमारे 13 जिलों में फैली हुई है और पूर्वी हमारे 10 जिलों में फैला हुआ है। और उसके साथ हमें याद रखना है पठारी प्रदेश यह हमारे
7 जिलों में फैला हुआ है। तथा मैंने उस वीडियो में जो चार्ट बनाकर दिया था उसमें आप लोगों को इनके साथ साथ जलवायु, मिट्टी तथा एक और अन्य चीज़ जोड़ी है। अगर आपको सारी चीज़ें देखनी है तो आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेष लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। अब आप लोगों को अगर आंसर नहीं पता है तो ऑप्शन को कट करना सीखिए, क्योंकि इसमें से 2 ऑप्शन आप इजीली कट कर सकते हो, जैसे कि हकरा। हकरा मुझे बताओ किसे कहा जाता है? थोड़ा सा याद करो, मैंने हकरा नाम आप लोगों को कई बार बताया है। हकरा नाम यह घग्गर नदी का नाम है और इसे पाकिस्तान में यह नाम कहा जाता है। याद आ गया? घग्गर नदी पाकिस्तान में बहती है, हकरा नदी कहते हैं। और पाकिस्तान में कहाँ तक? फोर्ट अब्बास, सारी चीज़ें याद आ गई होगी आप लोगों को। घग्गर नदी का उद्गम स्थान राजस्थान में कितनी बहती है? ये 100 किलोमीटर। मुझे बताओ इसकी कुल लंबाई कितनी है तथा राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, उस तहसील का नाम क्या है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। तथा जोहड़ मतलब क्या? अब जोहड़ मतलब मैंने भी आप लोगों को समझाया था। जोहड़ मतलब जो शेखावाटी क्षेत्र में कुएं पाए जाते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था, क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो अगर आप लोग मेरी डेली क्वेश्चन वाली वीडियो रोज़ देखते हो, तब मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुएं को क्या कहा जाता है, तो हमें याद रखना था जोहड़ कहा जाता है। तथा मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, जोहड़ का जो सबसे निचला भाग है इसे क्या कहते हैं, तथा उसके साथ साथ मेवाड़ के कुओं को क्या कहा जाता है और ढूंढाड़ के कुओं को क्या कहा जाता है। सारी चीज़ें मैंने उन वीडियो में समझा रखी है। अब बचे हैं हमारे 2 ऑप्शन, बीड़ और ढाड़। अब बीड़ मतलब आप लोगों को पता होगा, घास के बड़े बड़े मैदान। चीज़ें याद आ रही है? मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने उन 34 वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पर ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ क्लियर कर रखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ढाट। स्थानीय भाषा में ढाट कहा जाता है, इस चीज़ को याद कर लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। अब पूर्वी वाला भाग बताना है आपको, तो बताओ मुझे लूणी बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। अब ये जो तीनों नदियां हैं, इन तीनों नदियों के उद्गम स्थान आप लोगों को याद होने चाहिए, तथा राजस्थान के कितने जिलों में यह प्रवाहित होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे लूणी नदी, चंबल नदी और बनास नदी, ये तीनों नदियां ऐसी है जो 6 जिलों से प्रवाहित होती है। तथा उसके साथ साथ माही नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है, कमेंट करके बताओ। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लूणी बेसिन। यह हमारे पश्चिम का बेसिन है, ना कि पूर्व का बेसिन है। ये तीनों नदियां पूर्व की ओर जाती है और ये नदी पूर्व से तो उद्गम होता है लेकिन पश्चिम की ओर इसका बेसिन बनता है। अब लूणी नदी का उद्गम स्थान मैंने कई सारी वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप उन वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। तथा अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो को पॉज करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में भी आपको सुमेलित करना है। कुछ चोटियां दी गई हैं और उनकी ऊंचाई दी गई है। बार बार ये चोटियां एग्जामों में पूछी जाती है तथा इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न दिया ही जाता है। मैंने जब आपको अरावली पढ़ाया था तब राजस्थान की 10 सबसे ऊंची चोटियां कौन से जिले में स्थित है तथा उनकी ऊंचाई कितनी है, सारी चीज़ें लिखवा रखी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तथा उसके बाद मैंने आप लोगों को राजस्थान की सबसे निचली चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है और वो कौन से ज़िले में है, ये सारी चीज़ें भी बता रखी है। अब मुझे बताओ अचलगढ़ की ऊंचाई मैंने आप लोगों को कल भी पूछा था। अचलगढ़, इसकी ऊंचाई याद रखनी है 1380 मीटर। तथा रघुनाथगढ़ यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंचली चोटी है और इसकी ऊंचाई 1055 याद रखनी। तथा कुंभलगढ़, मुझे बताओ कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था तथा इस दुर्ग का शिल्पी कौन था। तथा उसके बाद भी हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। इस दुर्ग को लेकर एक कथन किया गया है अबू फजल के द्वारा। बताओ मुझे क्या कहा था। मेरे प्रश्न को सुनिए और आप वीडियो को पॉज कर सकते हो तथा आप लोगों से मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुंभलगढ़ को याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। 12 और 12 दूने 24, तो 12-24 इसकी ऊंचाई है। और दिलवाड़ा जो मैंने आपको कल भी बताई थी, यह राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1442 इसकी ऊंचाई है। अब ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ऐसे ही आपको राजस्थान की 5 सबसे ऊंची चोटियां याद रखनी है। सबसे पहले गुरु शिखर, ऊंचाई कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। तथा शेर, ऊंचाई बताते जाओ। तथा दिलवाड़ा, ऊंचाई आप लोगों के सामने है 1442। उसके बाद एक आती है जगरा, ऊंचाई मुझे बताओ, चलो किसी को याद नहीं होगी, 1431 मीटर की। तथा उसके बाद 5वीं हमारी आती है अचलगढ़, इसकी ऊंचाई आज मैंने बता दी, कहीं चाहो तो नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
पंसारियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? हवेलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2018 का अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो उसमें जैसलमेर की एक हवेली पूछी गई थी, पटवो की हवेली ये कहाँ पर स्थित है। तथा इसी प्रकार आपको 2-3 हवेलियाँ और याद रखनी है, जैसे सुनहरी कोठी सभी को पता है यह टोंक जिले में स्थित है। तथा उसके साथ साथ मैं कुछ और हवेलियाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो सारी चीज़ें। जैसे कि जोधपुर में भी 2-3 हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं, जिसमें सबसे पहली हवेली पोकरण की हवेली, जैसलमेर मत लगा देना, जोधपुर में स्थित है ये। उसके बाद फूलचंद की हवेली, यह भी जोधपुर में स्थित है। तथा उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हवेली पूछी जाती है, बड़े मियाँ की हवेली। ये 3 हवेलियाँ तो आपको याद रखनी है। तथा इसके साथ साथ और भी हवेलियाँ हैं। मैं आज आपको व्हाट्सअप ग्रुप में सारी हवेलियों की PDF फाइल अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपने व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हमें बीकानेर की 3 हवेलियाँ याद रखनी है। बीकानेर से कौन कौन सी हवेलियाँ हैं हमारी? सबसे पहली आप लोगों को पता है रामपुरिया की हवेली, परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है, रामपुरिया की हवेली कहाँ पर है। तथा उसके बाद हमें याद रखनी है बछावतों की हवेली। ये सारी हवेलियाँ कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा 1-2 और हवेलियाँ हैं, मैं आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा सारी हवेलियाँ, आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और एक हमें याद रखनी होती है जैसलमेर वाली हवेली, जिसका नाम है पटवो की हवेली। बहुत फेमस है, 2-3 बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। और हमारे प्रश्न का राइट आंसर है सीकर जिला पंसारियों की हवेली, ये सीकर जिले में स्थित है। आप लोगों से अगर स्थान पूछा जाए तब हम बताएंगे श्री माधोपुर। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। व्हाट्सएप ग्रुप आज ज्वाइन कर लो, हवेलियों से संबंधित सारी नोट्स वहां पर मिल जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान की किस मिट्टी में कपास जैसी नकदी फसल पैदा होती है? इस प्रश्न का आंसर तो लगभग सभी का राइट आना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी मित्र खेती से जुड़े हुए हैं और आप सभी को पता है कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है। तो मैं प्रश्न का उत्तर बताऊं या आप बता दोगे कमेंट बॉक्स में? चलो ये प्रश्न आप लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताओ। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिला का सही युग्म चुने। प्रश्न फिर से चेंज कर दिया गया है। अगर मैं एक ही ऑप्शन रखता तो आप कब का बता देते। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न आप कहीं पर भी देख लेना, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लेना, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रश्न खुद तैयार किया गया है। एक बार प्रश्न को जरूर देखें। सीकर, बूंदी, सवाई माधोपुर और चूरू, मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो एक राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता? बिल्कुल सही, बूंदी यह है, यह हमारा अन्य किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता, यह तो सिर्फ हमारे जिलों के साथ सीमा लगाता है। वैसे सीकर लगाता है, सवाई माधोपुर लगाता है, चूरू लगाता है, आप मुझे इनके राज्य बता सकते हो। लेकिन एक जिला गलत होने के कारण ये पूरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, अब ये सारे के सारे जिले किसी न किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो क्या ये राइट आंसर है आप लोगों का? कमेंट करके बताओ, यही राइट हो जाएगा क्या? मुझे थोड़ा सा प्रश्न को एक बार वापस पढ़िए। आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला। मैंने आप लोगों को बताया था राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। उसमें से बांसवाड़ा जिला यह ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भीलवाड़ा, जैसलमेर, कोटा, डूंगरपुर। अब 50% लड़के तो बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जिले ऐसे हैं जो एक ही राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। लेकिन थोड़ा रुको, प्रश्न एक बार वापस पढ़ो। क्या पूछा गया है? एक राज्य के साथ। यहाँ पर जैसलमेर जो ऑप्शन है यह एक देश के साथ सीमा बनाता है, तो जैसलमेर गलत होने के कारण ये ऑप्शन भी यहाँ पर कट हो जाएगा। तो अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा है और इसका राइट आंसर है जालोर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। ये ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। जालोर कौन से राज्य के साथ लगाता है? कमेंट करके बताओ, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों को सीमाओं से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। एक वीडियो जिसमें मैंने सीमाओं से संबंधित बात की थी, तथा दूसरी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान का मैप किस प्रकार से याद करना है। सारी वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन नोट्स को ज़रूर देख लीजिए। तथा ये जो छोटे मोटे प्रश्न हैं लेकिन आपको घुमा के पूछे जाते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के करके पूछे जाते हैं, तो ये आपके गलत नहीं होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में कहाँ निर्मित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। आप सभी को पता है ये सारी चीज़ें। तथा भरतपुर, जयपुर और धौलपुर, इनसे संबंधित हम और क्या क्या जोड़ सकते हैं?
जयपुर के साथ मुझे बताओ यह कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, तथा जयपुर में एक दुर्ग बना हुआ है नाहरगढ़ का दुर्ग, यह किसने बनाया आप कमेंट करके बता सकते हो। तथा जयपुर पर कौन से वंश का राज हुआ है, सभी को पता है कछवा वंश का राज हुआ है। और इनमें कछवाओं में से आपको कौन कौन से राजा याद रखने चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना चाहिए भारमल, उसके बाद भगवंत दास, उसके बाद मान सिंह प्रथम, तथा मिर्ज़ा राजा जय सिंह, तथा सवाई जय सिंह, और उसके बाद में ईश्वरी सिंह, माधव सिंह, प्रताप सिंह, तथा एक और आखिरी के जो राजा हैं उनका नाम आप याद रख सकते हो। उन्होंने ईस्ट इंडिया के साथ सहायक संधि की थी, आप मुझे कमेंट करके बताओ उनका नाम क्या है। तथा मैं आपको किसी दिन आमेर वंश की वंशावली के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दूंगा, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वो वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तथा भरतपुर से हम क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं, भरतपुर, मुझे बताओ वह शासक कौन था जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता था। तथा भरतपुर का जो दुर्ग बना हुआ है, इस दुर्ग में कौन सी झील का पानी आता है और उस झील में कौन सी नदी का पानी आता है। ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग जोड़ सकते हो, तो मुझे इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तथा धौलपुर के बारे में आप सभी को पता है, धौलपुर पूर्व वाला जिला, सबसे छोटा जिला, तथा इसका क्षेत्रफल 30-34 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस जिले में रेल का मार्ग नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो मुझे बताओ वह जिला कौन सा है। डूंगरपुर रेल जाती है, जालोर रेल जाती है, जैसलमेर रेल जाती है या नहीं जाती, बताओ मुझे, जाती है या नहीं जाती, रेल जाती है बिल्कुल। प्रतापगढ़ यह ऐसा जिला है जहां पर कोई भी रेलवे नहीं जाती, तथा उसके साथ साथ बांसवाड़ा यह भी जिला ऐसा है यहाँ पर भी कोई रेल नहीं जाती। ये दोनों जिलों का नाम आपको याद रखना है। तथा डूंगरपुर से मैं आप लोगों को 3-4 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिससे आपका पूरा डूंगरपुर का जिला दर्शन हो जाएगा। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, आप लोग डूंगरपुर से क्या क्या चीज़ें जानते हो मुझे कमेंट करके बताओ। देव सोमनाथ जी का मंदिर, क्या क्या चीज़ें याद आई इससे संबंधित, कमेंट करते चलो। उसके बाद बेनेश्वर धाम, इससे संबंधित क्या चीज़ें आप लोगों को पता है। उसके बाद गौरीबाई का मंदिर, ये भी यहीं पर स्थित है। तथा संत मावजी, ये भी यहीं पर स्थित है। कमेंट करके बताओ आपको इन सब से संबंधित क्या क्या चीज़ें पता है। और उसके बाद नौलखा बावड़ी, बावड़ियों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा नौलखा से संबंधित बहुत सारी जानकारी है, जैसे नौलखा बावड़ी यहाँ पर है। तथा उसके बाद मुझे बता सकते हो नौलखा कोटा कहाँ पर है, और नौलखा बाग कहाँ पर है, नौलखा तीर्थ कहाँ पर है, नौलखा तोप कहाँ पर है, और नौलखा महल कहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं नौलखा से संबंधित। और यहीं पर त्रिमुखी बावड़ी भी है, त्रिमुखी बावड़ी से संबंधित भी आप लोगों को क्या चीज़ें पता हैं, सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर इन सभी चीज़ों से संबंधित आपको कोई ना कोई जानकारी है, तब आपका यह डूंगरपुर जिला बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। अगर नहीं है तो इसे पढ़िए और थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखिए अपने पास। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, तथा रोज़ आप लोगों के लिए एक प्रश्न होता है। आपके पास जो नोट्स बने हुए हैं उनमें इन प्रश्नों से संबंधित कोई जानकारी है या नहीं है, इसीलिए आप लोगों के लिए ये प्रश्न होता है और ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BSTC परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है और BSTC परीक्षा के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। तो जो भी BSTC की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को 8 से 9 घंटे तक की बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा हुआ है, आपको भी पता है कितनी संख्या आई हुई है और आपका नंबर कितने मार्क पर आने वाला है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो स्टडी को और बढ़ा दीजिए जितनी आप लोग कर सकते हो। ये तो बस मैंने एवरेज स्टूडेंट के लिए बोला, इसके अलावा भी आप जितनी स्टडी को बढ़ा सकते हो उतनी आप स्टडी को करिए। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियोस आएँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज का हमारा टारगेट है 120 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने इसे अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करिए। तथा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी, बुरी लगी, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, जो भी आपके मन में है कमेंट करके बताओ मुझे, ताकि मैं इस पर सोच सकूं, विचार कर सकूं। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।